इस कार्यक्रम में हम सभी शिक्षाविद उपस्थित हैं और कार्यक्रम की जिस सुचारू रूप से चल रहा है उसके लिए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय गोविंद चंद्र जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति श्री सोमनाथ सचदेवा जी, आदरणीय सुनील ढींगरा जी, स्वदेश ठाकुर जी, और आज जिनका पाथेय हम सबको मिलेगा और जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में सफल रूप से कुलपति का दायित्व करके अभी निवृत्त हुए हैं, ऐसे माननीय के.जी. सुरेश जी, श्री विजय कुमार नड्डा जी, ऋषिराज वशिष्ठ जी, श्री सुरेंद्र अत्री जी और सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, प्यारे छात्रों, हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके साथ संवाद ही हो सकता है। मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूं, सिर्फ जो मैंने देखा, सोचा, समझा, उसी को कुछ अपने शब्दों में व्यक्त करूंगा जो आपके पास पहले से विद्यमान है। पहले मैं बता दूं कि विद्या भारती एक अद्वितीय कार्य कर रहा है। जो विद्या भारती के छात्र हैं और सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उनके व्यवहार को देखकर, उनके आचरण को देखकर एक सकारात्मक संक्रमण हो रहा है और बहुत से माँ पिता जो भौतिकता के इस युग में अपने बच्चों के व्यवहार को संभालने में असमर्थ हैं, वे विद्या भारती में अपने बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। क्योंकि शिक्षा देना यदि सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाना हो, यह तो सड़क पर भी संभव है, स्कूल में भी संभव है, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ व्यक्ति निर्माण करना हो तो वह जो आज के कुलीन विद्यालय हैं, समाचार पत्रों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद यदि नकारात्मक समाचारों को एकत्रित किया जाए तो जो बड़े नाम के स्कूल हैं, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, जहां हर कमरे में वातानुकूलित व्यवस्था है, अच्छी कुर्सियां और अच्छे बेंच हैं, बच्चों की वो सभी सुविधाएं हैं जो धरती का स्वर्गलोक कहा जाता है, लेकिन वहीं के बच्चे उदंडता, आत्महत्या, घर और समाज में दुराचरण के समाचारों से भरे पड़े हैं। इसलिए कुलीन विद्यालयों के सामने विद्या भारती की महत्ता, आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हर स्कूल विद्या भारती नहीं हो सकता है, लेकिन मैं विद्या भारती का जो स्वरूप है उसे अन्य विद्यालयों को अपनाना चाहिए। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हम पढ़ते सुनते रहे हैं, जिस धरती पर हम खड़े हैं, जो हमें विरासत में मिली है और जो आज है, उसका मैं एक अंतर बताता हूं। शिक्षा का प्रसार और शिक्षा का स्वरूप ज्ञान में कैसे बदलता है। जानकारी होना ज्ञान नहीं होता है। जिस जानकारी से हमारी चिंतन, हमारी सोच, हमारी समझ परिपक्वता पाती है और जिस जानकारी से समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण में प्रभाव पड़ने लगता है, उसको ज्ञान कहते हैं।
और ज्ञान का जो धारक होता है उसकी पात्रता सामान्य लोगों से अलग होती है। उसमें निडरता का भाव होता है, वो भय मुक्त होता है। वह पढ़ते समय, सोचते समय, अभिव्यक्त करते समय सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को देखता है, वर्तमान को नहीं देखता है। उसके शब्दों में पीढ़ियों के लिए उन्नति के मार्ग का बीज होता है। तो वह ज्ञान का मार्ग पे चलने वाला बीज वाहक होता है। उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका बीज कहां पड़ेगा। उसका काम है बीज डालना, शेष काम बादल का है और पृथ्वी का है और किसान का है। इसे ज्ञान मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा स्वांतः सुखाय की बात करता है। सर्वांतः सुखाय उसका परिणाम होता है। वह सर्वांतः सुखाय को देखकर नहीं चलता। जिस दिन वह सर्वांतः सुखाय को देखकर चलने लगेगा, वो उस दिन कैरियरवादी बन जाता है। उस दिन अपने बायोडाटा को लेकर वह घूमना शुरू करता है। उस समय वह लोगों को देखकर बोलना शुरू करता है। कैसे चिंतन करे जिससे उसके कैरियर में इजाफा हो। इसे ज्ञान और जानकारी में एक महत्वपूर्ण अंतर है। वह अंतर का मैं एक उदाहरण आपको देता हूं भारत के परिवेश से। पंडित गंगाधर शास्त्री काशी के विद्वान पंडित थे, संस्कृत के महाविद्वान पंडित थे। 1903 में संस्कृत के एक श्लोक को लेकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्षों के बीच विवाद छिड़ गया। उसका उच्चारण कैसे होगा। आप देखिए, यूरोप ने जो छलांग लगाई है साहित्य और सामाजिक विज्ञान में, उसका एक बड़ा कारण है। हम कभी आगे थे, लेकिन अभी हम पिछड़े हैं। सत्य स्वीकार करना चाहिए। पिछले 500-600 वर्षों में यूरोप में ज्ञान के प्रति एक आंधी चली। अन्यथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 2 विभागाध्यक्षों का संस्कृत के श्लोक पर विवाद वायसराय के पास नहीं पहुंचता। यानी जो हमारे समय जनश्रुति राजा थे, जिन्होंने 2 सन्यासियों के उस बातचीत को सुनकर, जब सन्यासी ने कहा कि इसे तुमने ऋषि रैक क्यों समझ रखा है, किससे तुम प्रश्न पूछोगे, और राजा सुन रहे थे। अगले दिन उन्होंने ऋषि रैक्य को ढूंढना शुरू किया। बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति ऋषि रैक्य था, जिन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। यह जो हमारी प्रवृत्ति थी शासन व्यवस्था की, शासन पर बैठा व्यक्ति महाविद्वान, दार्शनिक, गणितज्ञ, सामाजिक सरोकार का जब होता है तो समाज का नेतृत्व बेहतरीन होता है। वह अपने आप को समाज में सर्वस्व न्यौछावर कर देता है तो समाज में ज्ञान की धारा बहती है। तब कालिदास पैदा लेते हैं। तो उसी परंपरा को देखते हुए यह विवाद वायसराय के पास पहुंचा। यदि आज यह विवाद किसी राज्यपाल के पास, आज का मतलब मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी इस शताब्दी में भारत के किसी शिक्षा मंत्री के पास पहुंच जाए तो पहुंचाने वाले की तो नौकरी निश्चित रूप से चली जाएगी। वह पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वायसराय ने उस विवाद को, लॉर्ड कर्जन ने उस विवाद को काशी के संस्कृत विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के विभागाध्यक्ष को भेजा। उन्होंने इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति पंडित गंगाधर शास्त्री को समझा। तो लॉर्ड कर्जन ने गंगाधर शास्त्री को बुलाया। गंगाधर शास्त्री तैयार हो गए। फिर एक प्रोटोकॉल की बात हुई कि आप लॉर्ड कर्जन से मिलने के लिए पैंट, शर्ट और टाई लगाएंगे। गंगाधर शास्त्री ने कहा, मिलना किसे है, मुझे या लॉर्ड कर्जन को? कहा, लॉर्ड कर्जन को।
मैं लॉर्ड कर्जन से किसी वेशभूषा की अपेक्षा नहीं करता हूं, वो जो पहने, लेकिन मैं वही पहनकर जाऊंगा जो मैं पहनता हूं। धोती और धोती के ऊपर एक जिनव, उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं। ये 1903 की घटना है। गांधी की 1930-31 की घटना बाद में लोकप्रिय हुई। गांधी हाफ नेकेड फकीर मेट्स क्वीन, लेकिन उससे 27 साल पहले अंत में कर्जन तैयार हो गए। मिलते समय विवाद तो कुछ सेकंड में सुलझा दिया उन्होंने, लेकिन कर्जन की रुचि बढ़ी। यद्यपि वो बहुत क्रूर शासक था जिसने बंगाल का विभाजन करवाया था, और रुचि बढ़ी तो घंटों बातें होती रहीं। अंत में लॉर्ड कर्जन ने पूछा कि आपकी शिक्षा कितनी हुई है। उन्होंने कहा, महाशय, मेरे पास कितनी विद्या है इसका मुझे ही था नहीं है। यदि इस भूमंडल में कोई मिल जाए तो आप उसे परीक्षक नियुक्त कर दें, तो मैं लॉर्ड महाशय आपके लिए आभारी रहूंगा। यह भारत की ज्ञान परंपरा का सैनिक है। उसे लॉर्ड कर्जन से कुछ नहीं चाहिए, उसे समाज से भी कुछ नहीं चाहिए। वह सिर्फ स्वाध्याय, स्वचिंतन, समर्पण के साथ करता है। समर्पण भी स्वयं के प्रति है, लेकिन उसका सब कुछ किया हुआ समाज का हो जाता है। इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा को हम जब देखते हैं तो हमारा दायित्व तो होता है कि लोगों के मन में 3 बातों का विचरण होना। पहली बात, पढ़ते, पढ़ाते, सोचते, समझते और अभिव्यक्त करते समय आलोचनात्मक भाव बढ़ना चाहिए। जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस विचार में, जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में आलोचनात्मकता समाप्त हो जाती है, वह तालाब की पानी की तरह ठहर जाता है। भारत की संस्कृति को नदी के प्रवाह की तरह देखा गया जो कभी रुकता नहीं, और ज्ञान तभी नहीं रुकेगा जब हमारे ज्ञान का अधिष्ठान उपनिषद के वे 2 छोटे शब्द होंगे। वही 2 छोटे शब्द भारत की दार्शनिकता को, भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत की विरासत को और भारत के भविष्य को इंगित करते हैं, वर्तमान को करें या ना करें। वे 2 शब्द हैं, नेति नेति। यह भी नहीं, वह भी नहीं, दिस इज नॉट, दैट इज नॉट। तो क्या होगा? आगे फिर हम बढ़ते हैं, फिर होगा दिस इज नॉट, दैट इज नॉट। इसीलिए हमारी परंपरा में न ज्ञान ठहरता है, न संस्कृति ठहरती है, न सभ्यता में रुकावट आती है। यह प्रवाहमान रहता है। इसलिए श्रम मंत्र में कहा गया, चरैवेति चरैवेति। और चरैवेति चरैवेति महलों के बनने से नहीं। यदि महलों के बनने से और अच्छे विद्यालयों के भवन बनने से जो आधुनिक भौतिकता में हम पे थोपा जा रहा है ज्ञान की वृद्धि होती, तो रोमन साम्राज्य का अंत नहीं होता। एक समय प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, और उदय इस तरह से हुआ, लगा सूर्योदय कभी सूर्यास्त की ओर नहीं जाएगा। लेकिन उदय में बौद्धिकों का योगदान था। उदय के बाद भौतिकता से आतुर लोगों ने बौद्धिकों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें क्लर्क बनाना शुरू कर दिया, उनके चिंतन को समाप्त करना शुरू कर दिया, उनके चिंतन पर चौकीदारी करनी शुरू कर दी। अंत में रोमन साम्राज्य कुछ ही दशक में बिखर गया और मिट गया। भारत की परंपरा में चिंतन को, स्वाध्याय को, सत्संग को कभी कोई चौकीदारी नहीं कर पाया। मुगल साम्राज्य के दौरान भी जब चौकीदारी होती रही तो हमारी विरासत कितनी बड़ी ताकत थी कि साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक के
राजमहल में हमने प्रवेश कर लिया और वहीं से उसके बड़े भाई दारा सिकोह को बाहर कर लिया, जिस दारा सिकोह ने 52 उपनिषद का पारसी में अनुवाद किया। जब मुगल काल अपने चरम पर था तो हमने ज्ञान की धारा को प्रवचन में तब्दील कर दिया और महाराष्ट्र में समर्थ रामदास जी, जिनका दास बोध पठनीय है, ने समाज को पूर्ण रूप से अपने ज्ञान से जागृत कर दिया। तो भारत की ज्ञान परंपरा में जब हम था लेना शुरू करते हैं, यदि विरासत के कुछ दशकों को ही हम देखें तो संभवतः यह जीवन उसे पूरा नहीं कर पाएगा। पंचतंत्र की रचना कब हुई? ऐसे इसके लेखक विष्णु शर्मा जी को माना जाता है, लेकिन यह मौखिक कहानियों का संग्रह है। 50 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, जिसमें भारतीय भाषा कम है, विदेश की भाषा ज्यादा है। यह पंचतंत्र सिर्फ कहानियां नहीं हैं। मनुष्य सब चीज प्राप्त करने के बाद जब मानसिक रूप से बेरोजगार हो जाता है, मानसिक रूप से बेरोजगारी यानी मेंटल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब हमें भौतिक साधनों के बीच घिर जाते हैं और मन खाली रहता है, मस्तिष्क खाली रहता है, मस्तिष्क आलसी हो जाता है। फिर हम YouTube पर जाकर छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, हर 30 सेकेंड पर अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं जैसे कोई मसीहा आने वाला है। मिलता कुछ नहीं है। कितना पतन हुआ है हमारा। एक ऐसा समय था जब मैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम लाइब्रेरी हो गया, जो पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी होता था, मैं शोध करता था, अभी भी शोध करता हूं। संसद में रहते हुए भी मैं, एक बार ओम बिरला जी ने मुझे पत्र लिखा कि मुझे खुशी है कि आप पुस्तकालय में 155 दिन बिताए एक साल में। मैंने उनको कहा कि मुझे दुख है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। मैं पहले ऊपर पढ़ता था, लाइब्रेरी के ऊपरी फ्लोर पे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा था, तो एक बार मैंने डांट दिया कि बार बार क्यों खड़े हो जाते हो। फिर दोबारा आ गया थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद। मुझे लगा इसको कुछ काम होगा मुझसे। मैं कहा कुछ काम है तो बताओ। कहा नहीं साहब, पूछना था कि और आप पढ़ेंगे तो मैं VIP गेट को बोल देता हूँ खोलने के लिए। मैं कहा लाइब्रेरी समय हो गया क्या? कहा लाइब्रेरी तो 6 बजे ही बंद होता है, 6:30 बज रहा है। तो मैं सोचा कि अगर किसी दिन कुछ हो गया तो मेरे होने की जानकारी तो लाइब्रेरी बंद होने के बाद ही लोगों को मिलेगी, यहाँ तो आसपास में कोई है नहीं। फिर मैंने नीचे पढ़ना शुरू कर दिया। यह जो प्रवृत्ति न्यूनता में बदलती जा रही है, जिसके लिए हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। भारत के सभी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को आप ढूंढ जाइए, विद्या भारती के 4 शोधकर्ता वहां खड़े हो जाएं। कितने प्रोफेसर, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने एसोसिएट प्रोफेसर उसमें अध्ययन करने आते हैं, तो कुछ दिनों के बाद रिसर्चर को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे लिखकर भेज देगा शून्य। तो ये गिरावट, चाहे कोई भी शिक्षा नीति आ जाए। पंडित गंगाधर शास्त्री जी के पास कोई शिक्षा नीति नहीं थी। इस देश में ज्ञान की चौहद्दी भी नहीं है। नचिकेता ने अल्प आयु में, अष्टवक्र ने उतनी ही आयु में, आरुणि ने उसी के आसपास की आयु में, सभी बाल्यावस्था में थे। ये कौन लोग हैं? अल्प आयु में ज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्रों को चुनौती दी थी। राजा जनक सिर्फ सीता के पिता नहीं थे। जनक
भारत के इतिहास के महाविद्वान राजाओं में एक थे, जो शास्त्रार्थ कराते थे। जनक के दरबार में चुनौती देकर जनक सभी विद्वानों को पराजित करके, जिसके कारण वे अष्टवक्र हुए थे, अपने पिता के क्रोध के कारण, क्रोध में उपार्जित हिंसा के कारण, जब वे मां की गर्भ में थे, पिता को भी मुक्त कराया। और उसकी एक और छोटी कहानी बताता हूं। एक बार कालिदास जी जिस राजा के दरबार में थे, सभी राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि एक ऐसी कविता लिखकर आओ जो क ख ग घ से अंत होता है। सभी कवि विफल हो गए और कालिदास जी भी 7वें दिन उदास होकर राजा के पास आत्मसमर्पण करने जा रहे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक एक छोटी कविता नहीं लिख पा रहा, इस ग्लानि भाव से जा रहे थे। और जाते समय रास्ते में एक बच्ची मिली, तो अपना उस उदासीनता को मिटाने के लिए उसे छेड़ा, बात करनी शुरू की। कातुम बाला, बोली कंचन माला, कस्या पुत्री कनक लताया, हस्ते किमते ताली पत्रम, कावा रेखा कख गगा। उसने जो बताया, पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? बोला कंचन माला। किसकी पुत्री हो? कनकलता की। हाथ में क्या है? ताली पत्र। उसमें क्या लिखा? कख गगा। कातुम बाला कंचन माला, कस्या पुत्री कनकलताया, हस्ते किमते ताली पत्रम, कावा रेखा कख। और कालिदास जी ने उसी कविता का उच्चारण करके स्वर्ण पदक जीत लिया। वास्तव में वह जीत उस बच्ची की थी। तो मैं बता देना चाहता हूं, और ये कहानी ये कविता तो अभी मैं सुना रहा हूं। मैं 12वीं कक्षा का छात्र था। पार्श्व में कुछ ज्यादा ही गतिविधियां हो रही हैं। आप वो रिवॉल्वर लेके मत जाइए, वो ऐसे कहते तो मैं बिहार के एक आर्यवर्त में, मैं अपनी भुक्तभोगी सुना रहा हूं। मैं एक नेतरहाट विद्यालय का छात्र था। बिहार का एक अच्छा स्कूल है, अच्छे अंक से मैं पास किया था, स्वर्ण पदक मिला था। तो मैं लेख लिखना शुरू किया। उसमें तो लेख हाथ से लिखकर भेज देते थे। मेरा लेख छपना शुरू हो गया। तो बाल्यकाल ही था, 12वीं कक्षा के बाद लेख छपा। 3-4 लेख छपा तो मैं अपनी पहचान ढूंढने लगा कि मैं लेख तो छप रहा है, संपादक तो मेरा देखे मैं कैसा हूँ। तो मैं संपादक जी से मिलने चला गया। विद्वान संपादक थे। तो हाथ से कागज़ पर लिख के अपना नाम लिख कर भेजा। तो मेरे नाम में 3 अक्षर थे, 3 शब्द थे, राकेश कुमार सिन्हा। वहाँ कई लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने फट से मुझे बुला लिया। 10-12 लोगों में मैं जैसे भेजा, कहा भेजो उनको। मैं जब अंदर गया तो उन्होंने डांट के भगा दिया। कहा जाइए, किसी और को बुलाया, आप बाहर बैठिए। मैं फिर बाहर आ गया। फिर वो आया कि कौन है? राकेश कुमार सिन्हा। मैं कहा, फिर दोबारा गया, फिर उन्होंने डांट के भगा दिया। तीसरी बार बोला कि आप बार बार क्यों आ जाते हैं? अब मना किया नहीं आने से। मैं कहा सर मुझे बुलाने गया था। क्या नाम है आपका? मैं कहा राकेश कुमार सिन्हा। उनका लगा पसीने आ गए। उन्होंने मुझे बैठाया और कहा आप लेख तो लिखते हैं, लेकिन कहीं से किसी का लेख चोरी करके लिखना अपराध है। आप भी जेल जाएंगे, मैं भी जेल जाऊंगा। मैंने कहा मैं तो कोई चोरी नहीं की। और जो लेख मैं नहीं जाता तो मेरा एक लेख आने वाला था, उसे उन्होंने मेरी आयु को देखकर रोक लिया। तब उनको मैंने एक नचिकेता की कहानी सुनाकर मैं वापस आ गया, लेकिन उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, चूंकि वातावरण इतना विषाक्त हो चुका था कि नचिकेता कहानी बनकर आ गया। उसका पोस्टल एड्रेस, नया पोस्टल एड्रेस हम ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। यह जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस परिस्थिति से हम सबको निकलना पड़ेगा। और अंत में मैं 1-2 बात और कहूंगा कि भारत में राजनेता और शिक्षाविद दोनों के एक समान चरित्र होते हैं। वो चरित्र समान नहीं होते हैं, उसमें फिर शिक्षाविद अपमानित महसूस करेगा। आज के राजनेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजा जी
महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन कितने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भाई रघुवीर, इसमें से कुछ संसद में थे, कुछ संसद से बाहर थे। पंडित संपूर्णानंद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन सब के पत्रों को आप पढ़िए। व्यक्तिगत लिखा गया पत्र और घर में लिखी गई डायरी में कोई गोपनीयता नहीं है। उनके पत्र और डायरी के पृष्ठों को बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी में, एमफिल पीएचडी का कोई पाठ्यक्रम में इस तरह चैप्टर नहीं होते। बीए और एमए में आप यथावत अध्याय बना सकते हैं। एक संपूर्णानंद जो मुख्यमंत्री थे, दर्जनों पुस्तकें लिखी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने पार्टीशन पर जो अच्छी किताब लिखी, हम पढ़कर उनकी विद्वता का। राधा कृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति बने, हिंदू वे ऑफ लाइफ उनका पढ़ लीजिए। आखिर यह जो अंतर आ रहा है समाज में, उसका कारण ज्ञान देने वालों की स्वायत्तता की कमी है। वे नहीं, हमारी कमी है। जिस दिन ज्ञान देने वाले स्वायत्त हो जाते, उनका मस्तिष्क स्वायत्त हो जाता है। मैं एक पार्टी का सदस्य हूं। आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा। उस लेख में मैं 3 सुझाव दिए। मैं जानता हूं सुझाव विष की तरह है, साइनाइड टेस्ट करने की जगह है, लेकिन मैं भारत का पुत्र हूं। मैं नचिकेता नहीं हूं, लेकिन नचिकेता की धारा में बहने वाला एक व्यक्ति हूं, तो मुझे उसी तरह व्यवहार करना पड़ेगा। मैंने कहा कि विचारों को व्यक्त करते समय किसी भी पार्टी को, अपने सदस्यों को आयरन लॉ ऑफ डिसिप्लिन के तहत नहीं रखना चाहिए, फिर विचार का प्रवाह बंद हो जाएगा। अनुशासन कभी कभी लागू होता है, अन्यथा व्यक्ति को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। भारत की राजनीति में, भारत के सामाजिक जीवन में विचारों का प्रवाह इसलिए रुक गया है, हर जगह अनुशासन का डंडा विचार पर ही पड़ रहा है। अनुशासन आचरण के लिए होता है, अनुशासन विचार के लिए नहीं होता। विचार में पूरी स्वायत्तता चाहिए। मैं एक विश्वविद्यालय में गया, ये सब व्यवहारिक बातें, तो मैंने दामोदर शास्त्री और गंगाधर शास्त्री की कहानी बताया। अभी व्यवहारिक बात, मैं एक बिहार के विश्वविद्यालय में गया, मैं फाउंडेशन डे पे मुख्य अतिथि था। स्वाभाविक है, मैं एक विचारधारा से हूं, कोई खुली किताब है, मैं उसी तरह अपनी बातों को रखा और उसमें कुछ बातों की मैंने आलोचना की, पूर्व के युग की। वाइस चांसलर साहब धन्यवाद देने आए और धन्यवाद देते समय मेरी 2 बातों को प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा, किसी एक पहले के प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, हाल में ही हमारे विचारधारा से अलग हैं, आज तक के सबसे अच्छे और आगे भी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहेंगे। वो लाइव टेलीकास्ट था, मैं एक विचारधारक था, विचारधारा के बहुत से लोग बैठे हुए थे। कुछ और बातें उन्होंने कही, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इस बात की शिकायत की जानी चाहिए। तो मैंने कहा कि आपने मेरा भाषण सुना? जिन्होंने कहा शिकायत, कहाँ सुना? मैंने नेति नेति शब्द का प्रयोग किया था, तो वाइस चांसलर साहब तो उसी को कर रहे थे। मैं तो उनका अभिनय, और मैं उनसे जुड़ गया। हम भारत के लोग हैं। राजनीतिक वैचारिक विभिन्नता होगी नहीं है तो विभिन्नता को पैदा करना पड़ेगा। प्रवाह जब चलने में विविधता और भिन्नताएं तो आएंगी ही। कभी प्रवाह ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी शांत हो जाता है, कभी उफान आता है। नहीं होगा तो प्रवाह ही नहीं होगा, फिर तो तालाब का पानी बनकर रह जाएगा। इसलिए हम सभी इस युग में हैं। और अंत में मैं 1931 के एक भाषण को उद्धृत करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। 1931 में 2 भाषण हुए इस देश, एक देश में, एक देश से बाहर। एक भाषण महात्मा गांधी ने लंदन में दिया, दूसरा भाषण कोलकाता में
आशुतोष मेमोरियल लेक्चर था जो केसी भट्टाचार्य जी ने दिया, प्रोफेसर कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के। वे प्रोफेसर की डिग्री लेकर घूमने वाले नहीं थे, 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ने वाले थे। उस समय के राजनीतिज्ञ भी 18 घंटा पढ़ते थे। वे भाषण लिखने के लिए लोगों को बुलाते नहीं थे, वे स्वयं अपना भाषण बोलते थे। डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल से, तो नेहरू जी ने कहा जो आप वक्तव्य देंगे उसका लिख कर मुझे पहले दीजिए। बाबा साहब ने कहा मुझे लिख कर पढ़ने की आदत नहीं है, मैं तो यूं बोलता हूं। विद्वता देखिए, सामान्य व्यक्ति नहीं था वो। तो कृष्ण भट्टाचार्य जी ने और महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी के उन चीजों पर धर्मपाल जी ने ब्यूटीफुल ट्री करके पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी, कहा आपने भारत जाकर सुंदर वृक्षों को काटा है, हमारी शिक्षा पद्धति को साफ कर दिया। अब महात्मा गांधी ने आंकड़ों के साथ दिया। वायसराय के बारे में कहा कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय इतनी हो और वायसराय का वेतन इतना है, शोषण का उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, थॉट लीडर भी था, स्वाध्याय भी करता था। बिना स्वाध्याय का गांधी उस तरह के पत्र न लिख सकते थे। वह यंग इंडिया और हरिजन पत्र भी निकालता था, वह सड़कों पे सत्याग्रह करने भी निकलता था और चुनौती देता हुआ चलता फिरता था। दीनदयाल जी यात्रा करते करते चंद्रगुप्त और शंकराचार्य दो उपन्यास लिख गए। तो इन बातों को लेकर उसी समय उसी साल कोइंसिडेंस देखिए, केसी भट्टाचार्य जी ने कहा स्वराज इन आइडियाज। राजनीतिक और स्वतंत्रता ले लेना, भौगोलिक स्वतंत्रता लेना आसान होता है। राजनीतिक प्रभुत्व को और भूगोल के बाहर के प्रभुत्व को हम देख सकते हैं। मेरे घर के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, दिखाई पड़ता इतनी जमीन किसी ने ले ली। भारत में अंग्रेज आकर शासक बन गए, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन संस्कृति में जब आधिपत्य होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, बहुत धीरे धीरे होता है। पहले उसका हम प्रतिरोध करते हैं, फिर हम उदासीन हो जाते हैं, फिर हम प्रतिकूल मन से उसे अपनाते हैं, लगता है कोई बोझ जा रहा है, फिर उसे हम अपना लेते हैं, फिर हम उसके पैरोकार हो जाते हैं। प्रतिकूलता से पैरोकारी तक की यात्रा है, और जब वो हम अपना लेते हैं तो फिर वो हमारे अंदर से बाहर नहीं जाता है। इसको कहते हैं मेंटल स्लेवरी, मानसिक दास्ता। इसी मानसिक दास्ता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ के आद्य सरसंघ चालक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, संघ एक सामान्य आंदोलन नहीं है, यह भारत की सभ्यता की पुनर्निर्माण का आंदोलन है, यह राष्ट्र पुनर्निर्माण का आंदोलन नहीं है। जब हम राष्ट्र पुनर्निर्माण का आंदोलन कहते हैं तो इस पूरे आंदोलन को हम जैसे एक हाथी को एक छोटे से बक्से में बंद करने की कोशिश करते हैं। संघ तो फैलता जा रहा है, वो फैलना नई दिल्ली या हरियाणा की राजधानी की सत्ता के लिए नहीं है, वो फैलना पाणिनि के जन्म स्थान तक की है। जहां पाणिनि जन्म लिए, जन्म पाकिस्तान में लिए, जयंती भारत में मनाई जा रही है, यानी वो जन्म स्थान हमारा है, पाणिनि का विरासत हमारा है। वो सिर्फ भूगोल को कब्जा करने के लिए नहीं है, उस संस्कृति के प्रवाह को पुनः अफगानिस्तान को कंधार बनाने का है, पुनः लंका तक पहुंचने का है, पूरा दुनिया में फैलने का है। उसी में कृष्ण भट्टाचार्य जी ने कहा विचारों में स्वराज की आवश्यकता है, और वो स्वराज तभी आएगा जब हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, और शांति देव जी के उन शब्दों के साथ जो 8वीं शताब्दी में लिखते समय उन्होंने बौद्ध विद्वान थे, मैं कुछ नया आपको नहीं दे रहा हूँ, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, जो मुझे अपने लिए अपने से लिखकर अच्छा लग रहा उसी को लिख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।